सो दोस्तों, यह मेरा सेकंड विजिट है। यह साइड पे आप देख रहे होंगे कितना डीपली है। यह एक बैंड कटर मशीन है। अगर आप ऐसा साइड है आपके पास में, तो आपको सबसे पहले प्रॉपर जो मटेरियल है उसको कहाँ पे अरेंज करके रखना है, उस बात को ध्यान दिया जाता है। आपके पास बहुत सारे मटेरियल्स हो जाएंगे, और जो अब उसका एक्सकेवेशन करेंगे, वहाँ से जो मिट्टी निकालेंगे उसको कहाँ पे प्लेस करें, उसको कहाँ पे डंपिंग करवाए, उस बात को ध्यान जाता है। तो यह कॉमन चीज़ है जो आपको आना ही चाहिए। ये एक हमारा बैंडिंग मशीन है जिससे हम स्टीरफ को बैंड करवा रहे हैं। या बैंडिंग मशीन हम लोग यूजुअली यूज करते हैं जिससे हमारा जो स्टीरफ, जो हमारा रिंग का बैंड हो, एक प्रॉपर वे में हो, एक उसका डायमेंशंस अच्छे से बने। अगर आप एक डाया से बैंड करते हो 135 डिग्री पे, तो वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। लेकिन आप मशीन से फिक्स करके अगर बैंड करते हो तो वो 135 डिग्री पे बैंड करेगा ही करेगा, और साथ ही साथ 90 डिग्री पे तो और अच्छे से करेगा। इसलिए बैंडिंग मशीन का यूजुअली इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके पास बहुत 20 या 25 से एबव का डायमीटर वाला बार है, एनफोर्समेंट है, तो वो आपको हेल्प करेगा, आसानी से कर सकते हो लेबर दो मैन पावर के साथ में। और ये हमारा नीचे की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही डीप है। यहाँ पे पानी का स्टॉपेज है, क्योंकि अभी बरसात का टाइम है तो पानी का रिसाव भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप है, डीप की वजह से। और ये हमारा फ्रेम वर्क लगभग रेडी है। ये कास्टिंग के लिए बचा हुआ है, इसको कास्टिंग कल करवाने वाले हैं। इसका हाइट, और अब ये कॉलम के पास में आप लोग देख सकते हैं एक ग्रीन कलर का पेंट है। यह बेसिकली हम लोग कोरिजन से बचाने के लिए पेंट किया जाता है, क्योंकि ये फाउंडेशंस ज़मीन के अंदर जाएगा। और अब देख सकते हैं कि इस फाउंडेशंस में पानी का रिसाव हो रहा है। अगर बाद में किसी तरह से पानी का रिसाव होते ही रहे और वह पानी कंक्रीट को क्रॉस करके अगर स्टील तक पहुंच जाता है, तो वह बहुत ही जल्दी कोरिजन के इफेक्ट में आ जाएगा, और वह बिल्डिंग का जो स्ट्रेंथ है, जो उसका लाइफ टाइम है, वो कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके इस्तेमाल करने के बाद में अगर ये पानी के संपर्क में आता है, कांटेक्ट में आता है, तो यह ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए हम लोग करते हैं। ये बेसिकली जहाँ पे फाउंडेशन वर्क होता है वहाँ पे कराते हैं। यह कॉलम का प्रिपरेशन हो रहा है। ये नीचे पे, यह नीचे एक वर्टिकली, सॉरी, एक हॉरिजेंटली बनाकर उसके बाद इसको खड़ा करेंगे। तो यह इसमें स्टील आपको दिख रहा होगा। साइड में जो 5 रेनफोर्समेंट है वो 16 या 20 mm का रेनफोर्समेंट है। जो सेंटर वाला है वो 12 mm के आसपास में है। तो यह बहुत ज़्यादा ही हैवी कॉलम है, देना भी चाहिए, क्योंकि यह बीच का है ना, जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग के बीच में आने वाली कॉलम है, इसलिए थोड़ा हैवी कॉलम्स दिए जाते हैं। और ऐसे कॉलम को हमें ये इस बात का ध्यान रखना होता है, उसका जो मेन वर्टिकल बार है वो उसका प्लेसमेंट सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। और उसके साथ ही साथ स्टीरफ का जो मेन स्टीरफ है, या फिर बीच वाला जो स्मॉल स्टीरफ है, उस बात को ध्यान होता है। उसके साथ लिंक बार आता है, या जिसे हम लोग चिपिया भी बोलते हैं, या अलग अलग भाषा में उसको बोलते हैं, उस बात को भी ध्यान जाता है। आप लोग देख सकते हैं पेंट इम्पोर्टेंट चीज़ है। यह पेंट करने के बाद में यह पानी में है, लेकिन इसका कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम इसे बिना पेंट के ही पानी में छोड़ देते हैं तो इसमें कोरोजन लग जाता है, इसमें चींटी लग जाता है, जो हमें बाद में इसे ब्रश से छुड़ाना पड़ता है। लेकिन ये पेंट इस्तेमाल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास बेसिकली जब हम फाउंडेशन वर्क कर रहे हो तो। इसमें डबल मेश का जाल दिख रहा होगा। ये जाल जो दिख रहा है ना, ये डबल मेश का जाल है, इसमें डबल जाली है। लेकिन इसको इस तरह से प्लेस किया गया है कि इसका जो जाल है और डबल जाल ना बन जाए, एक ही जाल में वो सारी चीज़ आ जाए। और अलग से जब जाल बनाते हैं तो उसमें हमारा डायमीटर 16 mm का डाला गया है इसमें, और एज पर रिक्वायरमेंट डाला गया है, क्योंकि यह डिज़ाइन एक स्ट्रक्चर के द्वारा किया जाता है। तो अगर जो स्ट्रक्चर इंजीनियर आपको ड्राइंग में जो डिफाइन करके बताता है, आपको वही फॉलो करना है, अपनी तरफ से एक स्टेप भी नहीं लेना है, क्योंकि अगर बाद में फेलियर होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रक्चर इंजीनियर को होता है। लेकिन आपने एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर को फॉलो नहीं करके आपने खुद से कुछ काम कर दिया, तो वहाँ पे आपकी गलती होगी। जो काम कर रहा है उसकी गलती होगी, जिसके इंजीनियर के सुपरविजन में वर्क हो रहा है उसकी गलती होगी, क्योंकि आपने फॉलो नहीं किया। हो सकता है जहाँ पे 20 mm का स्टील एनफोर्समेंट प्रोवाइड करना था, आप वहाँ पे 16 का इस्तेमाल कर रहे हो, 12 का इस्तेमाल कर रहे हो। अगर किसी वजह से फेलियर आता है आपकी बिल्डिंग में, तो वह
रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके सुपरविज़न में वर्क हो रहा है उसकी जाती है, क्योंकि कोई भी वर्क होने के बाद या जो फ्रेमवर्क रेडी होने के बाद में एक सुपरविज़न जो इंजीनियर होता है उसको चेकिंग करना होता है कि हाँ, जो एज़ पर रिक्वायरमेंट है वो डाला गया है कि नहीं डाला गया। अगर नहीं डाला गया तो वो अप्रूव नहीं करेगा तो वह आगे का काम नहीं, वर्क आगे का प्रोसेस नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान दिया जाता है। ये ना कि आप पैसे या कॉस्ट को कम करने के लिए आप ये क्वालिटी को कम कर दें। क्वालिटी कभी भी नहीं कम किया जाता दोस्तों। इस बात का कुछ ध्यान दिया जाता है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर डायमेंशंस, एक हमारे आर्किटेक्ट भी होते हैं। आर्किटेक्ट का अलग वर्क होता है, वो डायमेंशंस तैयार करते हैं और कौन सा वॉल का डायमेंशंस कितना होगा, कौन सा रूम कैसा होगा, वो टोटली डिपेंड करता है आर्किटेक्ट इंजीनियर पे। और स्ट्रक्चर का काम होता है वो पूरा स्ट्रक्चर को एनालिसिस करके उसमें कितना ग्रेड का कंक्रीट आएगा और उसमें रेनफोर्समेंट कितना एमएम का प्रोवाइड करेंगे और कौन सी रेनफोर्समेंट कहाँ पे डालेंगे, इस सारी बातों का ध्यान देने वाला स्ट्रक्चर इंजीनियर का काम होता है। और एक साइड इंजीनियर होता है जो उस वर्क को जो डिज़ाइन है उसको एग्जीक्यूट करवाता है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारे इंजीनियर्स का।